नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। लखनऊ के सीएमएस में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सव का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। इस दौरान फिल्मी कलाकार देव जोशी, अनाहिता भूषण, तान्या शर्मा ने कार्यक्रम की रौनक बढ़ाई। विभिन्न स्कूलों के 3500 बच्चे फिल्मोत्सव में प्रतिभाग करेंगे। आज से 13 अप्रैल तक सीएमएस में फिल्मोत्सव का कार्यक्रम चलता रहेगा। सीएमएस प्रबंधक गीता गांधी, डॉक्टर भारती गांधी भी मौजूद रहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया है। ये 14वां फिल्म अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है। पूज्य जगदीश गांधी जी ने बच्चों के मानसिक, शारीरिक के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में उच्च कोटि का केंद्र बनाने के लिए सीएमएस की स्थापना की थी। हम आज कह सकते हैं कि यहाँ पर 102 देशों से अधिक की 400 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। 300 से अधिक विद्यालयों के बच्चे यहाँ आए हैं। हम सभी विद्यालयों के प्रबंधकों से और शिक्षकों से कहते हैं कि बच्चों के अंदर मानसिक और आध्यात्मिक मानसिक और अपने शिक्षा के क्षेत्र के विकास के लिए ऐसे कार्यक्रमों से सीधे जुड़ना चाहिए और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। बच्चों के इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लखनऊ में सुमैया राणा को पुलिस ने नोटिस भेजा है। आपको बता दें, शायर मुनव्वर राणा की बेटी और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राणा को पुलिस ने नोटिस भेजा है। सुमैया राणा ने बताया कि नोटिस में 10 लाख का मुचलका भरने की बात कही गई है। लखनऊ पुलिस से मिली नोटिस के खिलाफ सुमैया राणा ने कोर्ट जाने की बात भी कही है। सपा नेता ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने पर उनके खिलाफ असंवैधानिक तरीके से नोटिस जारी हुआ है। इस नोटिस से वो डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि इस देश में जो भी संविधान के खिलाफ कार्य होगा उसके खिलाफ लड़ाई लड़ती रहेंगी। पुलिस की नोटिस या किसी असंवैधानिक कार्रवाई से डरने वाली नहीं है। इससे पहले लखनऊ में वक्फ बिल के विरोध की आहट पर सुमैया राणा और उनकी बहन उरुसा को हाउस अरेस्ट किया गया था। सुमैया राणा इस समय समाजवादी पार्टी की एक प्रवक्ता हैं। पुलिस की तानाशाही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मुझे पुलिस की तरफ से नोटिस मिली है। हालांकि मैंने उसे रिसीव नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे भेजा है नोटिस, जिसमें 10 लाख का मुचलका भरना है और 10-10 लाख की 2 श्योरिटीज़ देनी है। और इसको मैं कोर्ट में अपील करूंगी यकीनी तौर पर। लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस की तानाशाही है और वो इस तानाशाही को करने के बाद अगर उन्हें ये लगता है कि वो मुझे डरा ले जाएंगे, वो मेरी आवाज़ को दबा ले जाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। मैं संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ूंगी और इनके हर गलत कदम को के ऊपर मैं आवाज़ उठाती रहूँगी और इनका कोई भी कारनामा मैं कोर्ट में अपील करूँगी, चैलेंज करूँगी उनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये माहौल बना करके गलत सलत धाराओं में मुकदमे लिख रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है और मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि जीत मेरी ही होगी। बहराइच जिले में डग्गेमार वाहनों के आतंक से परेशान रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल करते हुए जमकर प्रदर्शन किया और डग्गेमार वाहनों को हटाने को लेकर नारेबाजी की। रोडवेज बस स्टैंड पर प्रदर्शन कर रहे रोडवेज कर्मियों का कहना है कि डग्गा मार वाहनों की वजह से रोडवेज बसों में सवारियों की भारी किल्लत हो रही है। ग्रामीण इलाकों से आने वाले सवारियों को डग्गा मार वाहन बिठा लेते हैं, जिसकी वजह से सरकार के राजस्व का भी भारी नुकसान हो रहा है। रोडवेज कर्मियों का ये भी कहना है कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से डग्गेमार वाहन शहर के भीतर चले जाते हैं, जिसकी वजह से जाम और अन्य तकलीफों का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि डग्गेमार वाहनों को शहर के बाहर किया जाए। आए दिन यहाँ पुलिस चौकी के 100 मीटर पहले और 100 मीटर बाद में यहाँ पे डग्गे मारे गाड़ियाँ जो हैं चलती हैं, जिससे हमारे निगम का इनकम डाउन होता है और कर्मचारियों का वेतन काटा जाता है। इसी रोष में अभी प्राइवेट यहाँ से 1 किलोमीटर बाहर चलना चाहिए। यही रोड बेच पे गाड़ी खड़ी करके भरते हैं, जिसमें हमारे आरएम साहब, चौकी प्रभारी और आरटीओ सबका मिला जुला है। इसलिए यहाँ से डग्गा मारी चल रही है। उसमें हमारे आरएम साहब भी हैं, आरटीओ साहब भी हैं और चौकी के लोग भी हैं। पुलिस प्रशासन पूरा मदद कर रहा है उनका। हमीरपुर में ई रिक्शा विक्रेताओं के खिलाफ अभियान चलाया गया। सीएम योगी के आदेश पर हमीरपुर के संभागीय परिवहन विभाग ई रिक्शा के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान चलाकर ई रिक्शा के पंजीकरण के लिए जिले में जगह जगह
कैंप लगाकर ई रिक्शों का पंजीकरण और सत्यापन हो रहा है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ई रिक्शों का व्यापक सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। जिन रिक्शों का रजिस्ट्रेशन नहीं है या नाबालिग बच्चे रिक्शा चला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत अभियान चलाकर ई रिक्शा मालिकों के नाम और चालकों के नाम DCRB डाटा को शेयर किया जा रहा है ताकि उनके आपराधिक इतिहास का पता चल सके। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश जो पिछले महीने आदेश जारी हुए हैं, उसमें 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ई रिक्शा का व्यापक सत्यापन अभियान और उनके विरुद्ध जो अपंजीकृत नाबालिग बच्चे जो चला रहे हैं ई रिक्शा, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत हम लोगों ने सुमेरपुर, हमीरपुर में पुलिस लाइन में, मौधा में हम लोग कैंप लगा चुके हैं। राठ में अभी हम लोग कैंप लगाने वाले हैं। अभी आज हम लोग पुराना से लगा के आ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने विशेष तौर पे जो ड्राइवरों के नाम, वाहन स्वामियों के नाम, उसको हम लोग DCRB डाटा से को शेयर कर रहे हैं ताकि उनके आपराधिक इतिहास का पता चल सके। तो हम लोग मूल रूप से ये सत्यापन का अभियान इस महीने चला रहे हैं, साथ ही साथ प्रवर्तन कार्रवाई कर रहे हैं। बहराइच के करतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग में टस्कर हाथियों का उत्पात कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक टस्कर हाथी करतनिया घाट एंट्री गेट पर पहुंचा और लगभग आधे घंटे तक डटा रहा। इस दौरान हाथी ने बाइक सवारों पर हमले का प्रयास किया। इसके दहशत का माहौल बना हुआ है। करतनिया घाट वन रेंज में करतनिया घाट एंट्री गेट और कस्टम कार्यालय के पास एक टस्कर हाथी ने दस्तक दी। हाथी को देखकर मार्ग से गुजरने वाले राहगीर ठिठक गए। चौकीदार सत्यप्रकाश ने हाथी को भगाने का प्रयास किया और हांका लगाया, लेकिन हाथी डटा रहा। कुछ देर बाद हाथी भड़क गया और चौकीदार सत्यप्रकाश को दौड़ा लिया। उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। हाथी बाइक सवारों को भी दौड़ाया। वनकर्मियों ने राहगीरों और पर्यटकों के साथ हांका लगाकर हाथी को भगाया। इस दौरान लगभग आधे घंटे तक हाथी सड़क किनारे डटा रहा। वन दरोगा मयंक पांडे ने बताया कि वनकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। साथ ही राहगीरों को सतर्कता के साथ यात्रा करने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। अलीगढ़ में 50 साल बाद शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें, मां काली की शोभा यात्रा का अब्दुल करीम चौराहे से निकाली गई। शोभा यात्रा में हिंदू समाज के लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सभी लोगों के साथ उल्लास के साथ नाचते गाते शोभा यात्रा में शामिल हुई। यात्रा के दौरान कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। इस भव्य आयोजन को लेकर एक बड़ा मुद्दा तब उत्पन्न हुआ जब आयोजकों ने यात्रा के पारंपरिक मार्ग की बजाय एक नए रूट से यात्रा निकालने का निर्णय लिया। प्रशासनिक स्तर पर इस रूट परिवर्तन को लेकर सहमति नहीं बनी थी। अलीगढ़ के SSP ने इस नए रूट को लेकर अनुमति नहीं दी थी, जिसके चलते सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर चिंताएं जताई गई थी। इसके बावजूद शोभा यात्रा को लेकर आयोजकों की ओर से शांति और संयम से यात्रा पूरे अनुशासन और श्रद्धा के साथ संपन्न कराई गई। बारात में जूता चुराई की रस्म के दौरान दुल्हन और दूल्हे पक्ष में विवाद हो गया। रस्म के दौरान दुल्हन पक्ष के नेक के रूप में दूल्हे से 50,000 रुपए की मांग की गई। दूल्हे ने रुपए देने से इनकार कर दिया तो दुल्हन पक्ष के लोगों ने मारपीट कर दी। बाद में पुलिस की मौजूदगी में दूल्हा और दुल्हन पक्ष में समझौता हो गया और बारात बिना दुल्हन ही लौट गई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में नजीबाबाद थाना क्षेत्र के खुर्शीद की बेटी की शनिवार को शादी थी। देहरादून के साबिर से उसका निकाह था। सैलून की दुकान संचालित करने वाले साबिर बारात लेकर गांव आए थे। देर शाम जूता चुराई की रस्मों को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि दुल्हन पक्ष ने जूता वापस करने के लिए 50,000 रुपए की मांग की थी। इस बात को लेकर विवाद हो गया। दूल्हे पक्ष का आरोप है कि लड़की पक्ष ने उसके साथ मारपीट की। मामला पुलिस के पास पहुंच गया। उधर दुल्हन पक्ष का कहना है कि दूल्हा पक्ष उनसे दहेज में स्विफ्ट गाड़ी की मांग कर रहा था। देर रात तक चलते रहे विवाद में जिम्मेदार लोगों की मध्यस्थता के चलते बारात बिना दुल्हन के ही लौट गई। सर मैं शादी थी मेरी आज, मैं इनके घर आया था और जो छोटी सरा होता है ना सर, वो सलामी, मैं उस पर गया तो साली ने 50,000 मांगे तो मैंने उनको 5,000 रुपये दिए। तो उन लोगों बोला जो और लेडीज़ थी कि अपने बात रखे तो भिखारी है, ऐसे करके बात करी। ठीक है सर। तो फिर उन्होंने आपस में झगड़े हो गए और फिर मैंने उनको बोला कि मुझसे कोई गलती हो तो मैं हाथ पकड़ के माफ़ी मांग लूँगा, अपने तुम्हारे सबके पैर पकड़ लूँगा, लड़की को भेज दो आप खुशी से बस। ठीक है। और ये इन्होंने फिर हमें रूम में अपनी बैठक में बंद करके
हमारे हमारे वालिद साहब को, हमारे हाजी जी को, हमारे भाई को और हमारी भाभी को, हमारे भतीजे को, सबको मारा सर। यूपी के बस्ती में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, जहां बरेली जिला अस्पताल में क्रिटिकल ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट से 14 किलो का ट्यूमर निकाला गया। यह क्रिटिकल ऑपरेशन 4 डॉक्टरों द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि डॉक्टरों ने महिला के पेट से 14 किलो का ट्यूमर निकालकर इतिहास रच दिया। सबसे बड़ी बात, आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा के बिना इतने बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। महिला पूरी तरह से स्वस्थ है। साथ ही आपको बताते चलें कि महिला के परिजनों को कई बार प्राइवेट अस्पताल में इलाज करने के लिए सोचा, लेकिन लाखों की फीस के चलते महिला का इलाज नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने का फैसला किया। 3 सर्जन डॉक्टर राजेश पटेल, डॉक्टर अरशद अहमद, डॉक्टर अनिल सिंह, एनेस्थीसिया के डॉक्टर असलम ने मिलकर महिला का सफल ऑपरेशन किया और उसके पेट से 14 किलो का ट्यूमर बाहर निकाला और इस ऑपरेशन में महज 10,000 का ही खर्च आया। नाम की पेशेंट है, लगभग उम्र 42 साल होगी। इनके पेट में जो है काफ़ी दिनों से दर्द रहता था। ये जो है शहर में काफ़ी जितने सारे हॉस्पिटल हैं सब जगह जो है भ्रमण कर चुकी थी, बहुत काफ़ी परेशान होते। एक दिन ओपीडी में आई, हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया थे, क्योंकि ये जो है जिला अस्पताल लेवल का केस नहीं था। मतलब बड़े मेडिकल कॉलेज जहाँ आईसीयू और जो है वेंटिलेटर की सेटअप की ज़रूरत पड़े जो है तो मरीज को जो है वेंटिलेटर पे रखा जाए, आईसीयू में रखा जाए। वो तो हमारे बेहोशी वाले डॉक्टर साहब ने भी जो है पूरा सहयोग किया कि हम लोगों को 2.5 घंटे का स्पाइनल लगा के बैकअप दिया। मरीज को जो है ज़रा सा भी दिक्कत नहीं हुई। हम लोग सकुशल ऑपरेशन करने में सफल रहे। कि जो है मतलब ऐसा केस करने का इतने जो है जिला अस्पताल के लेवल पे जो है मौका मिला और हम लोग अपने काम में सफल रहे। ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहनत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। मेरठ में चोरी के आरोप में दुकानदारों ने एक महिला को दबोच लिया। दबंग दुकानदारों ने आरोपी महिला से अभद्रता कर उसके बैग की तलाशी भी की, लेकिन तलाशी करने पर महिला के बैग से कुछ भी चोरी का माल बरामद नहीं हुआ। जारा कलेक्शन नाम की दुकान पर काम करने वाले बिलाल और उसके साथियों ने महिला से अभद्रता की। चोरी के आरोप में महिला से अभद्रता का वीडियो वायरल हो रहा है। लालकुर्ती पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना लालकुर्ती क्षेत्र के लालकुर्ती पैंट का यह मामला है। मैनपुरी में एक महिला साइबर ठगी का शिकार हो गई। महिला के साथ 18,000 की ठगी हुई। साइबर ठगों ने महिला को चिकित्सक बनकर ठगने का काम किया है। पीड़ित महिला ने थाने में तहरीर दी है। अब पुलिस जांच में जुट गई है। मामला करहल थाना क्षेत्र के कीर्तुआ गांव से जुड़ा हुआ है। महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। आपके पापा आए थे मेरे पास दवाई लेने, तो उनके पैसे थे मेरे पास 12,000। तो उसने कहा हम डाल लेंगे आपके पापा के पैसे, तो उसने 10,000 डाल दिए, फिर 20,000 डाले। मेरे इतने ज़्यादा पहुँच गए 18,000, तो आप डाल दो। तो मैंने डाल दिए 18,000। फिर उसने बोला कि फिर मेरे 15,000 पहुँच गए और डाल दो। फिर मैंने डाले नहीं। फिर उसने नंबर 3-4 बताए, इस पे डालो, इस पे, फिर मैंने डाले नहीं। मैनपुरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। करहल थाना क्षेत्र के घिरोर मार्ग पर 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई और 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और उनका इलाज जारी है। वहीं बाइक सवार दंपत्ति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें, तेज रफ्तार कार ने आइसक्रीम की ठेली को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ठेली पर बैठे युवक की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गाड़ी को भी कब्जे में लिया है। वहीं चालक को गिरफ्तार के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पूरा मामला थाना बीटा 2 इलाके का बताया जा रहा है। अमेठी में वाइप कंपनी के मजदूर की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। मजदूर की मौत के बाद परिजनों ने ट्रॉमा सेंटर के बाहर हंगामा कर दिया।
परिजनों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने घटना को घंटों तक छिपाकर रखा। परिजनों का कहना है कि मृतक का भाई मृतक मजदूर से मिलने कंपनी के बाहर आया था, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने उससे मिलाने से इनकार कर दिया। इसके बाद मजदूर की मौत की खबर आ गई। मौत की खबर के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर हंगामे को शांत कराया। बिजनौर के गोविंदपुर गांव में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें, युवक की हत्या धारदार हथियार से की गई है। युवक की हत्या से गांव में तनाव पैदा हो गया है। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। भीड़ बेकाबू रही। पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। मृतक युवक बजरंग दल का पदाधिकारी था। गुलदार के हमले से घटना को बताया जा रहा है। सीओ और एसपी सिटी भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। थाना कीरतपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम गोविंदपुर में एक सत्येंद्र मोंटी नाम का व्यक्ति इसका शव है, घर में पड़ा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है। फील्ड यूनिट को बुलाया गया है। घटनास्थल के साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। अभी पूछताछ में जो जानकारी सामने आई है उसमें जो इनके परिवारीजन हैं वो आरोप लगा रहे हैं मृतक के पिता, सौतेली माँ और सौतेले भाई बहन। इस संबंध में भी सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है और साक्ष्य के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर के एक गांव गोविंदपुर में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। युवक की हत्या से गांव में तनाव पैदा हो गया। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल मौजूद रही। मृतक युवक बजरंग दल का पदाधिकारी था। गुलदार के हमले से घटना का होना बताया जा रहा है। वहीं खबर कवरेज करने के दौरान पत्रकारों के साथ मृतक के परिजनों ने बदतमीजी की और धमकी दी। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बिजनौर के एक गांव गोविंदपुर में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया है। युवक की हत्या से गांव में तनाव पैदा हो गया। घटनास्थल पर भारी पुलिस मौजूद रही। मृतक युवक बजरंग दल का पदाधिकारी था। गुलदार के हमले से घटना का होना बताया जा रहा है। वहीं खबर कवरेज करने के दौरान पत्रकारों के साथ मृतक के परिजनों ने बदतमीजी की और धमकी भी दी। इस दौरान पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। चित्रकूट में आग लगने से 31 घर जलकर राख हो गए। चित्रकूट जिले में सरधुआ थाना इलाके के एक गांव में भीषण आग लगने से 31 घर जल गए। चित्रकूट के प्रभारी मंत्री मनोहर लाल उर्फ पीड़ित ग्रामीणों से मिलने कोरी पहुंचे। प्रभारी मंत्री ग्रामीणों को खाना पानी सहित कई सामग्री बांटी। मंत्री ने अधिकारियों को आग में घायल ग्रामीणों को उपचार और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी को तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने और राहत बचाव के साथ ही पीड़ितों को उचित सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। चित्रकूट जिले में सरधुआ थाना इलाके के एक गांव में भीषण आग लगने से 31 घर जल गए। चित्रकूट के प्रभारी मंत्री मनोहर लाल उर्फ पीड़ित ग्रामीणों से मिलने कोरी पहुंचे। प्रभारी मंत्री ने ग्रामीणों को खाना पानी सहित कई सामग्रियां बांटी। मंत्री ने अधिकारियों को आग में घायल ग्रामीणों को उपचार और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी को तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने और राहत बचाव के साथ ही पीड़ितों को उचित सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।